Hello and welcome to my next class. Students, it is on livestock breeding policy of Jharkhand and India, a comparison. भारत एवं झारखंड के पशु प्रजनन नीति संक्षेप में. Well, this lecture is being uploaded on the request of my students according to MSVE syllabus 2016 for BVSC and EH student of animal breeding and genetics. It would actually be meant to compare the livestock breeding policy of Jharkhand and India. और इसमें मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा का प्रयोग करूंगी इस लेक्चर में ताकि बच्चों को क्लियर हो. कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, पहले स्लाइड पर जाते हुए, झारखंड सरकार पशुपालन विभाग एवं मत्स्य विभाग विषय झारखंड पशु प्रजनन नीति 2011. पशु प्रजनन की लंबी अवधि लक्ष्य है कि मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ दिस लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी आर पशु उत्पादों जैसे दूध, अंडा और मांस की उत्पादकता बढ़ाई जाए, मीन्स कि एनिमल प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जाए. सबसे पहले लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी कोई भी जो होता है उसका जो मेन एम होता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो झारखंड का हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना. क्यों पशु प्रजनन? आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी. जो ब्रीडिंग पॉलिसी, लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी या पशु प्रजनन नीति जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं, भारत का वो क्यों बनाया गया? वो एक गाइडलाइन की तरह है. वो एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत बनाई जाती है जिसमें कि परामर्श, वैज्ञानिकों के परामर्श, पॉलिसी मेकर्स के परामर्श, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसके बाद ये कंसल्टेशन के बाद ये फ्रेम की जाती है, जिसमें कि सेट ऑफ गाइडलाइंस दिए हुए होते हैं जो कि हेल्प करता है इक्वली फार्मर्स को, ब्रीडर्स को, इंस्टीट्यूशंस को ब्रीडिंग के थ्रू एनिमल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उसके जर्म प्लाज्म को इम्प्रूव करना और साथ में कंजर्व भी करना. क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं, चाहे कि कैटल हैं, डेयरी हैं, पोल्ट्री हैं, पिग हैं, गोट्स एंड शीप हैं, ये पूरे नेशन के लिए एक असेट है. तो अगर उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है और साथ साथ उसको कंजर्व भी करना है, तो इसीलिए अगर सेट ऑफ गाइडलाइंस से डाइवर्ट होंगे तो वो उसको हैम्पर करेगा. और इसीलिए इस गाइडलाइंस के तहत बांध दिया जाता है कि ब्रीडिंग इस तरह से कराई जाए ताकि लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़े, साथ में वो कंजर्व भी हो, ताकि आगे के जनरेशन के लिए भी वो एसेट जो है, वो जर्म प्लाज्म भी हुआ है, वो सही रहे. हर स्टेट का अपना गाइडलाइन है जिसको हम लोग उस स्टेट का अपना ब्रीडिंग पॉलिसी बोलते हैं. और जो सेंटर है इंडिया, उसका एक सेंट्रल ब्रीडिंग पॉलिसी है जिसको हम लोग नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी बोलते हैं. झारखंड की जो ब्रीडिंग पॉलिसी है वो 2011 में अपडेट हुई है लास्ट, झारखंड पशु प्रजनन नीति 2011. तो इसकी जो लंबी अवधि लक्ष्य है वो पशु उत्पादों जैसे दूध, अंडा और मांस की उत्पादकता को बढ़ाई जाए, राज्य में मौजूद जानवरों और पक्षियों के नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ उसका संरक्षण एवं राज्य के मौजूद जानवरों तथा पक्षियों का विकास हो, किसानों की आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के साधन बढ़ाने हेतु वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी तथा पशु चारा आहार का विकास, उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तथा पशुपालकों के हित में सोचते हेतु, राज्य की भौगोलिक स्थिति की रक्षा करते हेतु तथा राज्य में उपलब्ध जानवरों एवं पक्षियों के प्रजनन क्षमता में बढ़ोतरी नस्ल सुधार कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि झारखंड पशु प्रजनन नीति 2011 का पालन किया जाएगा. कहने का मतलब कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए, फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार, सेल्फ डिपेंडेंस के लिए एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन यानी कि कमर्शलाइज्ड मिल्क प्रोडक्शन में इंक्रीज के लिए, मतलब कमर्शियल लेवल पे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, पशु चारा आहार या विकास, फॉडर और जो फीड होता है एनिमल का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बेटर करना अगर आप चाहते हैं प्रोडक्शन बढ़ाना, तो उसके विकास के लिए उपरोक्त बातों को, मैंने ऊपर लिखे हुए बातों को ध्यान में रखते हुए तथा एनिमल जो कीपर हैं, जो रियर हैं, उनके बेनिफिट के लिए सोचते हुए और साथ साथ स्टेट के जोग्राफिकल सिचुएशन को प्रिजर्व करते हुए तथा स्टेट में जो अवेलेबल एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उसकी रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी को बढ़ाते हुए उसकी ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि झारखंड पशु प्रजनन नीति यानी झारखंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी 2011 का पालन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित बातें निहित है यानी लिखी हुई हैं. जो भूमिका है, जो इंट्रोडक्शन है उसकी यह है कि गव्य गणना यानी कि डेयरी एनिमल जो सेंसस है 2003 के अनुसार गौ या गव्य की आबादी 76.59 लाख है. 2003 के अनुसार जो गौ यानी कि डेयरी एनिमल्स उसकी 76.59 लाख है, जिसमें से सिर्फ 1.46 लाख अर्थात 1.94% ही संकर नस्ल के हैं यानी क्रॉस ब्रेड है, जस्ट 1.94% क्रॉस ब्रेड है. उसी तरह सुधरी भैंसें या
और उसी तरह बफेलो में भी 13.44 लाख टोटल पॉपुलेशन है सेंसस के अनुसार, जिसमें से कि 2.23% जो है वही जो है सिर्फ 2.23% है पूरी आबादी का सुधरा हुआ, यानी कि क्रॉस ब्रेड। उसी तरह बकरी की आबादी भी 5 मिलियन है, भेड़ की आबादी कुल 0.68 मिलियन है, जो राष्ट्रीय औसत का 2.41% है, नेशनल एवरेज का। तो विद्यमान या मौजूद गवी और भैंस की नस्ल सुधार की आवश्यकता है, यानी कि इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव द कैटल एंड बफेलो ब्रीड्स। क्योंकि यहाँ कोई परिभाषित सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इसका ये है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द जर्म प्लाज्म ऑफ कैटल एंड बफेलो इन स्टेट ऑफ झारखंड, बिकॉज हियर वी डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल ब्रीड। गाय एवं भैंस की नस्ल मौजूद नहीं है। इस बात पर जोर दी जाएगी कि देशी गाय एवं भैंस का आनुवंशिकी सुधार उच्च कोटि के खानदानी सांड द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की मदद से की जाएगी। दूरस्थ एवं पहाड़ी इलाकों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा नहीं है, वहां प्राकृतिक तरीके से सुधरी एवं अच्छी नस्लों की भैंस से प्रजनन करवाया जाएगा। इसके लिए निजी ब्रीडर यानी प्राइवेट ब्रीडर्स, गौशाला, एनजीओ और पंचायत की मदद ली जाएगी। क्योंकि झारखंड के पास अपना कोई चिन्हित नस्ल नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट हैव एन आइडेंटिफाइड ब्रीड, रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड एक्सेप्ट फॉर छोटा नागपुरी शीप के सिवा यह कहा जाता है कि एक पशु शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। एक एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करना ये भी एक झारखंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी का हिस्सा है कि किया जाए, जिसका कि ये एम हो ताकि टेक्निक्स डेवलप किए जाएं डिफरेंट एनिमल्स के लिए, जैसे गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए, पोल्ट्री और सुअर की नस्ल को सुधारने के लिए। यह संस्थान यह सुनिश्चित करेगी कि उचित तालमेल से शोध एवं विकास कार्य किया जाए, जिससे प्रजनन, खाद्य प्रबंधन, स्वास्थ्य, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग एवं मानव संसाधन विकास का ज़मीनी स्तर पर सुधार हो सके। कहने का मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी का ये है कि टू स्टैब्लिश अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन एनिमल्स, because we do not have any recognized breed except for Chota Nagpur sheep, and that institution would have main aim to undergo the research which would enable the holistic development of all the animals. इसका एम क्या हो, आगे चलकर झारखंड को खाद्य परिपूर्णता में सुधार करने के लक्ष्य के साथ निम्नलिखित विस्तृत लक्ष्यों को विभिन्न पशुओं के लिए निश्चित किया गया है। गाय और भैंस को दुग्ध उत्पादकता एवं प्रजनन में सुधार, मेन एम जो है लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी का वो है कैटल और बफेलो का मिल्क प्रोडक्शन और उसकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। बकरी एवं भेड़ का बॉडी वेट जो है वो ग्रोथ, बॉडी वेट गेन जो है उसको इम्प्रूव करना, उसकी ब्रीडिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना ताकि उसका मांस जो है और वुल माने मीट एंड वुल दोनों ही प्रोडक्शन बढ़े। फिर पोल्ट्री में एग और मीट प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट। फिर झारखंड में एनिमल और पोल्ट्री का नस्ल सुधार और उसको कंजर्व करना। फिर मेल कैटल और बफेलो की ड्राफ्ट एबिलिटी यानी कार्य क्षमता को बढ़ाना। तो उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या क्या अपनाए जाएंगे, टेक्निक। उपरोक्त लक्ष्यों को निम्न तरीके से पूरा किया जाएगा, मतलब लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी के तहत जो ये सब हमारे एम है उसके लिए क्या टेक्निक अपनाया जाएगा, उसको पूरा करने के लिए योगदान युक्त संस्थान बनाना जिसमें लघु किसानों को लाइव स्टॉक प्रोसेसर और इनपुट सप्लायर के साथ जोड़ा जा सके, मतलब कि फार्मर्स को वेल कनेक्ट किया जा सके रॉ मटेरियल और मार्केट यानी इनपुट एंड आउटपुट दोनों के साथ। एक ऐसा परिवेश बनाना यानी एनवायरनमेंट बनाना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो पशु क्षेत्र में ताकि पशु उत्पाद और लाभ बढ़े, मतलब इसको कमर्शियल रूप से बढ़ाना। नियमावली एवं संस्थान बनाना जो पशुओं से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को रोकने में मदद करे, मतलब ऐसी सेट ऑफ रेगुलेशंस बनाना और इंस्टीट्यूशंस बनाना जो हमेशा मॉनिटर करेगी, कंट्रोल करेगी एनिमल से जो होने वाले जो हेल्थ डेंजर्स हैं उसको प्रिवेंट करने में मदद करेगी। तो ये जो टेक्निक्स हैं उसको हम लोग कैसे, सबसे पहले हमने जाना कि लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी जो है झारखंड की उसकी मेन पृष्ठभूमि यानी भूमिका क्या है। फिर हमने जाना कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर हमने जाना इसके उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगे। अब हम जानेंगे कि उसको स्टेप वाइज कैसे पूरा किया जाएगा, चरण में बांटते हुए। पहले चरण में क्या होगा, स्टेप 1 यानी चरण 1 में यहाँ की स्थानीय पशु एवं कुक्कुट का सर्वेक्षण किया जाएगा, यानी कि सर्वे किया जाएगा, चरित्रण यानी एनालिसिस किया जाएगा, इवैल्यूएशन, और उसके बाद उसका आकलन किया जाएगा। कैरेक्टराइजेशन, चरित्रण यानी कैरेक्टराइजेशन, आकलन यानी इवैल्यूएशन किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में परिणाम आधारित तथा कार्यान्वित करने योग्य स्थान के उपयुक्त पशु प्रजनन नीति बनाना।
इसके बाद जो है वो पशु प्रजनन नीति बनाई जाएगी, या यानी कि जो भी इसमें दिए गए हैं अगले आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको उससे ब्रीडिंग कराना, इससे उसको ब्रीडिंग करवाना, उसके पहले सबसे पहले यहाँ की जो एनिमल्स है उसको प्रॉपर इवैल्यूएशन और कैरेक्टराइजेशन किया गया होगा। उसके बाद ये ब्रीडिंग पॉलिसी के लिए स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें एक्सपेक्ट किया जाएगा कि परिणाम आधारित हो, गुड रिजल्ट्स हो, कार्यान्वित हो, मतलब जिसको किया जा सके, एग्जीक्यूट किया जा सके, और स्थान के उपयोग यानी झारखंड के अकॉर्डिंग ये पशु प्रजनन नीति बनेगा। फिर थर्ड स्टेप जो है वो पशु प्रजनन नीति को प्रयोग में लाने एवं कार्यान्वयन करने के उपयोग, मतलब एक बार जब पशु प्रजनन नीति बन गई इवैल्यूएशन करने के बाद जगह को, उसके बाद पशु प्रजनन नीति को देखना कि वो सही से उपयोग कैसे किया जा सकता है। और स्टेप 4 दुग्ध एवं कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु नॉन डेस्क्रिप्ट या कम उत्पादकता वाले स्थानीय गौवंशु पशुओं का क्रॉस ब्रीडिंग या अपग्रेडेशन विकसित नस्ल के द्वारा कराना। मतलब दूध जो डेयरी एनिमल्स हैं, नॉन डेस्क्रिप्ट एनिमल्स हैं या लो प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं, उसको अच्छे ब्रीड के साथ या तो क्रॉस ब्रीडिंग या अपग्रेडेशन कराना। आप जानते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रीड, वाइल अपग्रेडेशन इज द ब्रीडिंग ऑफ ए नॉन डेस्क्रिप्ट ब्रीड विद अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रीड। फिर फिफ्थ स्टेप में क्रॉस ब्रीडिंग एवं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा बकरी को मांस उत्पादकता एवं प्रजनन क्षमता के लिए बढ़ाना। सिक्स स्टेप में भेड़ को मांस एवं प्रजनन क्षमता के लिए क्रॉस ब्रीडिंग, अपग्रेडिंग एवं सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा सुधारना। सेवेंथ स्टेप में स्थानीय कुक्कुट यानी जो लोकलाइज्ड जो पोल्ट्री है जैसे चिकन और डक को अंडे एवं मांस उत्पादन के लिए क्रॉस ब्रीडिंग, अपब्रीडिंग एवं सिलेक्टिव ब्रीडिंग द्वारा बढ़ाना। झारखंड पशु प्रजनन नीति 2011 अब जो इसमें है, इसके जो मेन व्हाट आर द मेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ झारखंड स्टेट लाइव स्टॉक पॉलिसी 2011, तो ये है अब जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पशु प्रजनन नीति को स्थान उपयोग के उपयुक्त रखा जाएगा और शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण परिवेश के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। इसको जो जिस जगह पे की बात की जाएगी उस हिसाब से मतलब ये यूज़ किया जाएगा, और इसीलिए इसको 3 भागों में बांट दिया गया है, शहरी अर्बन, अर्ध शहरी सेमी अर्बन, ग्रामीण यानी रूरल, और उस जगह पे उस हिसाब से ब्रीड्स यूज़ किए जाएंगे ग्रेडिंग अप या क्रॉस ब्रीडिंग के लिए, ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे देखिए गाय और भैंस को बड़े जानवर की श्रेणी में रखा जाता है। इस बड़े जानवरों के लिए प्रजनन नीति निम्नलिखित प्रकार की होगी। सो फॉलोइंग एनिमल्स वुड बी यूज्ड फॉर ब्रीड इम्प्रूवमेंट ऑफ कैटल एंड बफेलो। एक चीज़ हम याद रखें कि झारखंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी 2011 जो है उसमें जो जो एनिमल्स दिए हुए हैं उसी के अनुसार ब्रीडिंग करवानी होगी। शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में गव्य, क्योंकि दूध उत्पादकता एवं उपलब्धता में काफ़ी गैप है, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी एंड देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ मिल्क, यानी मांग बहुत है लेकिन तुलनात्मक उत्पादकता काफ़ी कम है, प्रोडक्टिविटी इज लेस। इसीलिए क्रॉस ब्रीडिंग से स्थानीय गाय को होल्स्टीन फ्रीजन या जर्सी से कृत्रिम गर्भाधान करते हुए 50% विदेशी इनहेरिटेंस रखते हुए सुधारा जा सके। मतलब कि अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में जो प्रपोज किया गया है, जो कहा गया है झारखंड लाइव स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी के अनुसार, झारखंड के ऑल द अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में होल्स्टीन फ्रीजम और जर्सी को यूज़ करना चाहिए। यहाँ के लोकल और नॉन डेस्क्रिप्ट कैटल को AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा इन दोनों से ग्रेडिंग अप करवा करके उस स्टेज तक कराया जाए जब तक कि 50% एक्जॉटिक इनहेरिटेंस रहे। ये 50% एक्जॉटिक इनहेरिटेंस इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके बाद जो है उसमें जो भी कैरेक्टर्स आएंगे उससे एडेप्टेबिलिटी लेस होगी। फिर सेकेंड है शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में भैंस सुधार। मुर्रा, सुरती और महसाना द्वारा स्थानीय भैंसों को कृत्रिम या प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा नस्ल सुधारना। मतलब कि शहरी और अर्ध क्षेत्रों में जैसे हमने देखा कि अर्बन और सेमी अर्बन में कैटल के लिए ये दोनों ब्रीड यूज़ होंगे, बफेलो के लिए 3 ब्रीड जो यूज़ होंगे उसको ब्रीड इम्प्रूव कराने के लिए वो मुर्रा, सुरती और महसाना। अंतर कैटल और बफेलो में अर्बन और सेमी अर्बन में ये है कि इसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को रेकमेंड किया गया है, लेकिन बफेलो के केस में एज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी कैन गो फॉर AI और नेचुरल ब्रीडिंग। फिर अब आते हैं हम लोग ग्रामीण इलाके में, यानी रूरल एरियाज़ में। जो झारखंड के ग्रामीण इलाके उनको फिर 2 भाग में बांटा गया। कम दूरस्थ मतलब लेस रिमोट एरिया, जो लेस रिमोट एरिया है उसमें साहिवाल, रेड सिंधी और गिर के सीमेन द्वारा ब्रीड इम्प्रूवमेंट से मादा की दुग्ध उत्पादकता एवं नर की कार्यक्षमता बढ़ाना। मीन्स इन केस ऑफ रूरल एरिया विच आर लेस रिमोट वी शुड go for breed improvement of the non-descript cattle by Sahiwal, Red Sindhi and Gir. These guidelines given in Jharkhand state policy are meant to be implemented by all the farmers, cattle breeders as well as the scientists
going for breed improvement. While in case of more remote areas, local breeds are to be improved with the help of Tharparkar and Haryana semen, that is by AI for breed improvement. जो रूरल एरिया है उसके जो बफेलो है उसमें मुर्रा सुरती महसाना का उपयोग किया जाएगा फॉर अपग्रेडेशन और क्रॉस ब्रीडिंग, आइदर बाय नेचुरल ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब गाय और भैंस की प्रजनन नीति को समर्थन देने हेतु काफ एवं हीफर पालन संस्थान को बनाना चाहेगा। बुल मदर फार्म में सुधरे नस्ल बनाना, स्थानीय स्तर पर वेटनरी पॉलीक्लिनिक एवं आधुनिक लेबोरेटरी का निर्माण जिसमें बीमारी की पहचान एवं सर्वेक्षण किया जा सके ताकि अच्छी कोटि के जानवरों से स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। स्मॉल एनिमल यानी छोटे जानवर, भेड़ एवं बकरी इस श्रेणी में आते हैं। बकरी विकास एवं प्रजनन नीति, पलामू क्षेत्र में स्थानीय बकरी को बीटल, बारबारी, सिरोही एवं झकराना द्वारा क्रॉस ब्रीडिंग या अपब्रीडिंग से सुधार कराया जाएगा। मतलब बकरी विकास एवं प्रजनन नीति के लिए पूरे झारखंड के एरिया को दो भाग में लिया जाएगा, एक पलामू रीजन और दूसरा अदर रीजन्स, पलामू को छोड़ के। तो जो पलामू एरिया है उसमें स्थानीय बकरी को, जो वहाँ की लोकल बकरी है जो नॉन डिस्क्रिप्ट, उसको बीटल, बारबारी और सिरोही एवं झकराना से क्रॉस ब्रीडिंग या अपग्रेडेशन से उसको इम्प्रूव कराना है। बाकी अन्य जगह पे ब्लैक बंगाल का सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ब्लैक बंगाल बकरी का आनुवंशिक आंकलन, संरक्षण एवं नस्ल सुधार उनके प्राकृतिक घर में, मीन्स इन सिटू, मीन्स दूसरे क्षेत्र में जितने भी नॉन डिस्क्रिप्ट होंगे उसको ब्लैक बंगाल से सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा के इम्प्रूव कराना होगा। साथ साथ उन जगहों पे ये भी कहा गया है कि द कंजर्वेशन, इवैल्यूएशन, जेनेटिक इवैल्यूएशन, कंजर्वेशन एंड germplasm improvement of black bengal should be done in its in situ home और habitat। अब भेड़ सुधार की प्रजनन नीति में अगर हम लोग आए तो उसको भी दो भाग में बांट दिया गया है। जो पलामी डिवीजन है उसके जो नॉन डिस्क्रिप्ट या लोकल ब्रीड है उसको मुजफ्फरनगरी भेड़ द्वारा क्रॉस ब्रीडिंग या अपग्रेडेशन से उसके मीट और ऊन के लिए उसको इम्प्रूवमेंट के लिए उसको ब्रीडिंग कराई जाएगी या कराई जाए। बाकी अन्य क्षेत्र में छोटा नागपुरी भेड़ से उसकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई जाएगी। उसके बाद जो सुकर यानी पिग यानी स्वाइन इम्प्रूवमेंट है के लिए जो प्रजनन नीति लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी में पॉइंट्स है वो ये है कि जो लोकल पिग है उसको टैमवर्थ एंड रशियन चरमुखा से क्रॉस ब्रीडिंग या अपग्रेडेशन द्वारा नस्ल सुधारा जाएगा, जिसके लिए टीएनडी सुकर का सेकेंड लाइन ब्रीडर्स को रेगुलर सप्लाई करना होगा। अलग अलग जगहों पर पिग फार्म का निर्माण किया जाए जहाँ ताकि टीएनडी सुकर को वहां से सप्लाई किया जा सके एवं किसानों को सुकर उत्पादन द्वारा उस स्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिले। बेकन फैक्ट्री रांची में से शुरुआत करते हुए ऑर्गेनाइज स्लॉटर हाउसेस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा सके ताकि सुकर का उत्पादन बढ़े। घनी आबादी को दबाव की वजह से चारा उत्पादन में सही जगह देना मुश्किल है, अतः राज्य में चारा की अत्यधिक कमी है। इसलिए शोध को द्विकार्य उत्पादन यानी डुअल पर्पस यानी ऐसा बनाया जाए जिसमें कि अब एक और पेज इस बीच में पहले मैं बता दूं फिर चारा पे हम लोग आएंगे। जो अंत में है वो पोल्ट्री डेवलपमेंट है, वो यानी कि अभी हम लोगों ने सुकर देखा। पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो ब्रीडिंग पॉलिसी वो ये है कि चिकन, डक और अन्य पक्षियों को पोल्ट्री कहा जाता है जो एवियन स्पीशीज़ में आते हैं। जो चिकन है, कुकुट है, उसके लिए स्थानीय चिकन को क्रॉस ब्रीडिंग या अपग्रेडिंग से रॉड आइलैंड रेड RIR, ब्लैक ऑस्ट्रेलॉब, ये दोनों एक्जॉटिक ब्रीड है, उसके द्वारा ब्रीड इम्प्रूवमेंट की जाए। डुअल पर्पस पोल्ट्री नस्ल जैसे ग्राम राजा और वन राजा को, ग्राम प्रिय और वन राजा को अंडे और मांस उत्पादन के लिए आगे बढ़ाया जाए। कुक्कुट नस्ल जैसे हजरा, असील को उनके प्राकृतिक घर में संरक्षण करें। डक यानी बत्तख के लिए कौन सी ब्रीड यूज़ करनी है ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए? लोकल या स्थानीय बत्तख को खाकी कैम्पबेल से अंडा उत्पादन के लिए सुधारना है। स्थानीय बत्तख को व्हाइट पेकिन नस्ल द्वारा मांस उत्पादन के लिए सुधारना है। चारा विकास के लिए जो कदम उठाने हैं, जैसा हम लोगों ने शुरू में ही जाना कि लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि अगर चारा या फॉडर सही नहीं रहेगा तो एनिमल सही से नहीं डेवलप होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए क्या करना है कि उसके चारा विकास के लिए उचित कदम उठाने हैं। वर्तमान क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादक क्षमता वाले चारा को उपजाना जिससे उसकी उत्पादकता बढ़े। अच्छी नस्ल की चारा एवं घास के लिए घास के उसका जो बीज होता है वो किसान तक पहुँचाना ज़रूरी है तथा उसकी विभिन्न जो वैरायटी है उसको किसान को अच्छी वैरायटी को देना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घनी आबादी के दबाव की वजह से चारा उत्पादन को सही जगह देना मुश्किल है, अतः राज्य में चारा की अत्यधिक कमी है। इसलिए शोध को द्विकार्य उत्पादन यानी कि रिसर्च ऐसे वैरायटीज़ ऑफ फॉडर के लिए किए जाए जो डुअल पर्पस के हो, यानी वो ह्यूमन को ग्रेन्स या सीरियल्स देगा और एनिमल्स के लिए साथ में वो फॉडर देगा, चारा देगा। अनियंत्रित ग्रेजिंग की वजह से झारखंड में ग्रासलैंड बहुत कम है, मतलब इतनी अनलिमिटेड ग्रेजिंग होती है जिसकी वजह से झारखंड में ग्रासलैंड बहुत कम है। ग्रासलैंड के रिनोवेशन के साथ उसका
उचित प्रबंधन करना चाहिए ताकि ग्रासलैंड से ज़्यादा लाभ ले सकें। जो स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और अन्य संबंधी रिलेटेड विभाग यानी डिपार्टमेंट है, एनजीओ हैं, रिकग्नाइज प्राइवेट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वर्कर हैं तथा एसोसिएटेड विभाग जो कैटल डेवलपमेंट एवं ब्रीड डेवलपमेंट से जुड़े हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वो झारखंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी 2011 को इमीडिएट इफेक्ट के साथ फॉलो करें। ये भी उसमें मेंशन्ड है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पास अधिकार होगा ताकि वह इसके कार्यान्वयन को नियंत्रित एवं सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के अधिकार, ये जो है पैराग्राफ जो सबसे अंत में उसमें ब्रीडिंग झारखंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी 2011 के पीडीएफ में आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है उपरोक्त पंक्तियां जो जेएलबीपी 2011 में निहित है उन्हें झारखंड सरकार ऑफिशियल गेजेट के नोटिफिकेशन के द्वारा सुधार सकता है या वापस ले सकता है। यदि इसे फॉलो करने में या कार्यान्वयन करने में कोई दिक्कत हो या कोई विवाद उत्पन्न हो तो इसे चीफ सेक्रेटरी द्वारा चीफ मिनिस्टर के पास भेजा जाए, जिसका निर्णय इस संदर्भ में फाइनल होगा। ये झारखंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी अभी हम लोगों ने जानी कि क्या क्या है झारखंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी 2011, क्या है इसके सैलिएंट फीचर्स, क्या इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो इसको आप इसके पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने रेफरेंस दिया हुआ है www.sapplpp.org, यहाँ से मैंने किया। उसके अलावा झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो नेशनल लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी है उसके बारे में। नेशनल लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि लाइवस्टॉक सेक्टर जो वो नए नए चैलेंजेस फेस कर रहा है, जिसमें कि इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग एनिमल डिजीजेस है। एक्जॉटिक डिजीजेस से जो उसकी संभावनाएं होने की है वो बढ़ रही हैं। फीड और फॉडर और चैलेंजेस जैसे एनिमल डिजीज, शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर हो रहा है। टेक्नोलॉजी की जो डिसेमिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रही है। इन सभी की वजह से नेशनल लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी यानी राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन प्रत्येक स्टेट को ब्रीडिंग पॉलिसी की जरूरत है जो कि बेटर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करे इन रेगुलेटिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ लाइवस्टॉक एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट, फीड एंड फूड सेफ्टी, बायोसिक्योरिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीडर्स विच आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइवस्टॉक सेक्टर। तो व्हाट वर द मेजर चैलेंजेस ड्यू टू विच दिस नेशनल लाइवस्टॉक पॉलिसी वाज डिवाइस्ड? वो है शॉर्टेज ऑफ फीड एंड फॉडर, चारा की कमी देखी गई। जानवर जो पशु उत्पाद है उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं थी, कम दिखे। लाइवस्टॉक का हेल्थ हैम्पर्ड दिखा। लाइवस्टॉक और एनवायरनमेंट जो है वो सही नहीं। नॉलेज गैप थी। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर थी फॉर मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन। उस वजह से नेशनल लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी को डिवाइस किया गया। तो उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? To increase the livestock productivity and production in a sustainable manner, to support existing low input system, to support the research and development on issues pertaining to livestock sector, to encourage the establishment and growth of self-supporting financially viable medium and large commercial livestock production unit, to improve productivity and livestock and poultry by disseminating technologies, to support research development initiative on issues pertaining to livestock sector for improving production, biosecurity and profitability, to encourage the establishment and growth of self-supporting financially viable medium and large scale commercial livestock production unit, to promote conservation of animal biodiversity, to increase availability of feed and fodder, to focus on the production of quality livestock product as per international standard, to encourage the value addition of livestock product, to extend capacity of milk handle, to ensure the transmission and application of improved technology and management practices, to create enabling environment। कहने का मतलब कि इसके जो मेन एम और ऑब्जेक्टिव है वो है लाइवस्टॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जो एग्जिस्टिंग लो इनपुट सिस्टम है उसको सपोर्ट करना, रिसर्च और डेवलपमेंट को सपोर्ट करना जो कि लाइवस्टॉक से रिलेटेड है, ऐसा परिवेश बनाना या फिर एनकरेज करना ताकि सेल्फ सपोर्टिंग फाइनेंशियली वाइबल मीडियम और लार्ज कमर्शियल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ सकें। लाइवस्टॉक और पोल्ट्री की प्रोडक्शन बढ़ाना, टेक्नोलॉजीज़ को लोगों तक पहुंचाना, रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो है जो लाइवस्टॉक सेक्टर से रिलेटेड हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन और बायोसिक्योरिटी भी बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, ग्रोथ ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग फाइनेंशियली वाइबल मीडियम लार्ज स्केल कमर्शियल लाइवस्टॉक प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाना, एनिमल की बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व भी करना, फीड या फॉडर की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, क्वालिटी लाइवस्टॉक प्रोडक्ट जो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर फूड सेफ्टी है वो प्रोवाइड करना, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे कि बहुत सारे मीट प्रोडक्ट्स होते हैं, नगेट्स हैं, इस तरह के हैं, तो उन सभी को बढ़ाने में मदद करना, टू एक्सटेंड कैपेसिटी ऑफ मिल्क हैंडल, टू इंश्योर द मतलब जो दूध है उसको विभिन्न वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी को इंश्योर करना,
तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि मिल्क हैंडलिंग प्लांट्स बने टू इंश्योर ट्रांसमिशन एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. Breeding policy of cattle and buffalo. For increasing the milk production in cattle and buffalo and to increase their lifetime productivity, a broad framework of policy would include the following: selective breeding of defined indigenous breeds of cattle having high milk yield, and those with excellent draft abilities will be promoted to improve their production and reproduction potential. कह रहा है कि जो ब्रीडिंग पॉलिसी है कैटल बफेलो के लिए, सबसे पहले उसका क्या है, जिसमें निर्धारित पॉइंट वो ये है कि मिल्क प्रोडक्शन कैटल और बफेलो को बढ़ाने के लिए, लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक ब्रॉड विस्तृत पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले तो जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, जो भारत के अपने ब्रीड्स हैं कैटल के, जैसे साहिवाल हुए, रेड सिंधी हुए, गिर हुए, उन सभी की सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाएगी विथ एक्सीलेंट ऐसे एनिमल्स के साथ जिसकी मिल्क यील्ड हो अच्छी, जिसकी ड्राफ्ट एबिलिटी हो अच्छी हो. एफर्ट किया विल बी मेड टू इम्पोर्ट द सीमेन ऑफ दीज ब्रीड्स इफ़ नेसेसरी टू अवॉइड और रिड्यूस इन ब्रीडिंग. सीमेन भी उसका इंपोर्ट किया जाएगा बाहर से ताकि इन ब्रीडिंग ना हो. इंट्रूजन ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग इन द डिफाइंड ब्रीडिंग ट्रैक विल बी अवॉइडेड. जो उसकी डिफाइंड ब्रीडिंग ट्रैक है उसमें क्रॉस ब्रीडिंग इसलिए अवॉइड किया जाएगा ताकि उसका कंजर्वेशन भी, जो उसका ओरिजिनल जर्म प्लाज्म हो वो प्योरिटी मेंटेन रहे, कंजर्व रहे. क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ नॉन डेस्क्रिप्ट एंड लो प्रोड्यूसिंग कैटल किया जाएगा. नॉन डेस्क्रिप्ट एंड लो प्रोड्यूसिंग कैटल जो देसी है, जहाँ की है, लोकलाइज्ड है, उसको एक्जॉटिक के साथ किया जाएगा. हमने देखा था झारखंड लाइवस्टॉक ब्रीडिंग पॉलिसी में कि होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी से क्रॉस कराना होता है. तो यही है इसका मतलब गाइडलाइंस. अब इसी के बेसिस पे अलग अलग राज्य जहाँ जो अवेलेबल है उस हिसाब से वो ब्रीडिंग करवाएंगे, क्रॉस ब्रीडिंग. अपग्रेडेशन ऑफ द नॉन डेस्क्रिप्ट एंड लो प्रोड्यूसिंग कैटल विद डिफाइंड इंडिजिनस ब्रीड in resource deficient area and breeding track of defined indigenous breed would be encouraged. Buffalo development will aim at improving milk production and to hasten the growth, maturity and proliferation. Selective breeding of established native breed and upgrading low producers through breeding with high milk yielding breed. Production of breeding mates having high genetic potential will be an essential element. मतलब जो ब्रीडिंग मेल्स हैं जिसकी जेनेटिक पोटेंशियल हाई है, उनका नंबर्स मेंटेन करना, उनको मेंटेन करना हर एक स्पीशीज़ के ब्रीडिंग पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. फॉर्मेशन ऑफ ब्रीड एसोसिएशन बाय इन्वॉल्विंग फार्मर्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड ऑफ वेरियस स्पीशीज़. मतलब ब्रीड इम्प्रूविंग एसोसिएशन बनाना, ब्रीड एसोसिएशन जो है ज़रूर बनाई जाएगी जिसमें फार्मर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि इंडिजिनस ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सके, उसके जेनेटिक पोटेंशियल को इम्प्रूव किया जा सके. देयर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन द हिदरटू निगलेक्टेड नेचुरल मेटिंग सिस्टम एंड टू प्रोड्यूस quality disease free high genetic merit bulls for natural service through implementation of massive pedigree selection and progeny testing program. ये ज़रूरी है कि अभी तक जो नेचुरल मेटिंग सिस्टम निगलेक्ट हुआ है उसको भी प्रोमोट किया जाए और क्वालिटी डिजीज़ फ्री हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स तैयार किया जाए जो कि नेचुरल सर्विस के थ्रू अच्छा रिजल्ट दे, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैसिव पेडिग्री सिलेक्शन और प्रोजनी. इसके लिए मैसिव पेडिग्री सिलेक्शन और प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम को यूज़ किया जाए. For the purpose of cross breeding, semen of progeny tested bull will be used as far as possible. क्रॉस ब्रीडिंग के लिए हमेशा प्रोजनी टेस्टेड बुल यानी जिसकी प्रोजनी टेस्टिंग हो चुकी है उसी को यूज़ किया जाए. ब्रीडिंग पॉलिसी ऑफ शीप एंड गोट, उसी तरह इट विल एम टू इम्प्रूव द ग्रोथ, बॉडी वेट, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी, मीट एंड वुड क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी. ऐसी ब्रीडिंग करनी है जिससे कि उसका ग्रोथ इम्प्रूव हो, बॉडी वेट बढ़े, रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी बढ़े, मीट एंड वुल क्वालिटी बढ़े एंड क्वांटिटी बढ़े और उसकी मोर्टेलिटी रिड्यूस हो. तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस दी हुई है नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी में. तो मतलब जो हेड मेन जो ब्रीडिंग पॉलिसी है वो सेट ऑफ गाइडलाइंस वो नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी है. अब उसके हिसाब से उसी के तहत उसको ध्यान में रखते हुए हर एक स्टेट जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है, जैसी ब्रीड्स अवेलेबल है उस हिसाब से अपनी ब्रीडिंग पॉलिसी तैयार करती है. उसी तरह शीप और गोट के लिए नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी में कहा गया है कि एन एरिया स्पेसिफिक अप्रोच वुड बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ कोर्स वुल एंड फाइन वुल. मतलब हर इस जगह के हिसाब से ब्रीडिंग अडॉप्ट किया जाए जो उसके कोर्स और फाइन वुल को इम्प्रूव करे. मेन फोकस हो उसके प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को एनकरेज किया जाए. क्रॉस ब्रीडिंग जो है वो हाई यील्डिंग एक्जॉटिक एंड अदर नेटिव ब्रीड ऑफ गोट के साथ किया जाएगा. अब अंत में है ब्रीडिंग पॉलिसी ऑफ पिग. जो नेशनल लेवल पे ब्रीडिंग पॉलिसी ऑफ पिग वो ये कहता है कि इट विल फोकस ऑन इम्प्रूविंग द ग्रोथ, प्रोलिफिकेसी. ऐसी ब्रीडिंग कराई जाए पिग की, इस तरह से ब्रीडिंग पॉलिसी तैयार की जाए हर राज्य की और उसकी ब्रीडिंग इस तरह की हो जिससे कि उसका ग्रोथ इंप्रूव हो, प्रोलिफिकेसी बढ़े, क्वालिटी बढ़े, क्वांटिटी, मीट प्रोडक्शन बढ़े, सर्वाइवेबिलिटी बढ़े, लो और
यूटिलाइजेशन लोकली अवेलेबल फीड और मैनेजमेंटल कंडीशंस में हो. Efforts will continue to conserve some of the meritorious indigenous breeds of pigs and their defined local track. Crossbreeding with high-yielding, disease-resistant exotic breed will be encouraged with maximum 50% level of exotic germplasm in crossbreeding. The references which I have used for it are www.dahd.nic.in and www.sapplpp.org. So this was the end of the slideshow. Now I would request you all to go through this breeding policy of Jharkhand and India and then to discuss with me whatever doubts you have. इन दोनों को आप पढ़िए, कंपेयर कीजिए, ये समझिए कि ये एक ऑफिशियल गाइडलाइंस है भारत सरकार के द्वारा जो नेशनल ब्रीडिंग पॉलिसी है, ताकि हमारी जर्म प्लाज्म डिफरेंट एनिमल्स की कंजर्व रहे, उसकी प्योरिटी भी मेंटेन रहे, कंजर्वेशन भी हो, साथ साथ उसकी इम्प्रूवमेंट भी हो, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि उत्पादकता बढ़े, ताकि डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप घटे, लेकिन साथ साथ ये जो प्रोडक्टिविटी है वो आगे भी जनरेशन्स के लिए मेंटेन रहे और साथ में जो जर्म प्लाज्म है, जो हमारी लाइफ स्टॉक की वेरिएबिलिटी है वो भी मेंटेन रहे. थैंक यू.